हेलो आप सभी को। तो आज हम लोग एक चैप्टर चालू करने वाले हैं जो नया चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जब डाइवर्सिटी का जैसे वर्ड मीनिंग देखते हैं तो वर्ड मीनिंग इसका होता है विविधता, यानी कितने विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पाए जाते हैं हमारे पूरी पृथ्वी में। उसका जो उसका जो क्लासिफिकेशन हो गया या उसके बारे में हमने कैसे उनका नामकरण किया है, या नेमिंग बोल लीजिए या फिर आप क्लासिफिकेशन बोल लीजिए। तो उससे रिलेटेड स्टडी जो है या उससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए। बाकी जो डीप स्टडी है वो थोड़ा और आगे क्लासेस में आएंगी, लेकिन जो बेसिक स्टडी है वो आपके क्लास 9th के कोर्स में है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नया चैप्टर आज हम लोग चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको जो अभी यूज होंगे आगे क्लासिफिकेशन में, उसका मतलब नहीं समझ आता है तो वो कीवर्ड्स देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी, बायो वर्ड का मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जिंदा चीजें हैं, जो भी जी रही हैं, उन्हें बायो बोला जाता है। उसके लिए वर्ड यूज होता है बायो। और डाइवर्सिटी जो होता है वो विविधता, जो मैंने बताया। तो जीवित जीवित जंतुओं की जो विविधता है वो होती है बायोडाइवर्सिटी। कितनी वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। यानी कि आपके शहर में या आपके स्टेट में जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट 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 टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उसे बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है उस एरिया का। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? हॉटस्पॉट्स वो रीजन है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि आपके हजारों प्रकार के पक्षियां पाई जाएंगी या हजारों प्रकार के जानवर पाए जाएंगे, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे फूल पाए जाएंगे। तो वो होते हैं हॉटस्पॉट्स, यानी कि ऐसे रीजन जहां पे बहुत हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। और क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हाई लेवल है, और अब पॉल्यूशन के कारण बोलो या डिफॉरेस्टेशन के कारण बोलो, उन स्पीसीज को खतरा भी है, यानी स्पेसिफिक थ्रेट भी है उनके जीवन को। तो वो जो है वो हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं। अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका का, वो लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड है। तो ये एक वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में जो डार्क रेड मार्क है, ये हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के रीजन में। जितने भी वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना, वो हॉटस्पॉट्स का रीजन मार्क है। यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण किया जाता है, या जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे वहां पे हमें जाने नहीं देते, वहां पेड़ काटना अलाउ नहीं होता है ना। तो ये सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इनका संरक्षण किया जाता है। तो ये वर्ल्ड मैप है जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट्स दिखाए गए हैं। अब देखते हैं कि हमें कुछ भी चीज पढ़ने के लिए या क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए। तो एक तो क्या था, क्लासिफिकेशन इसलिए भी नेसेसरी है ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ सके, आसानी से याद कर सके। इसलिए ये सबसे पहला जरूरत तो क्लासिफिकेशन का इसलिए है कि हम आसानी से पढ़ सके, उसके बारे में नोट नोट बना सके, नोट्स बना सके, याद कर सके, उन्हें क्लासिफाई करते हैं इसीलिए। दूसरा, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होने से क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मिलियंस मिलियंस में है, मतलब आप उसका डाइवर्सिटी जो है वो मिलियन टाइप्स में है, यानी इतने प्रकार के हैं। आप एक बैक्टीरिया ले लो तो उसके इतने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक पेड़ ले लो या कोई फूल ले लो, इतने प्रकार के फूल है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमें जरूरत थी कि हम उसे क्लासिफाई करें ताकि हम समझ सके कि वो कैसे बने हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। अब जो सबसे शुरू में क्लासिफिकेशन किया गया, जो एरिस्टोटल ने किया, तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। उन्होंने बस एक मामूली सा क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने देखा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं और कुछ लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट हैबिटेट यानी कहाँ वो रहते हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया गया कि लिविंग इन वाटर एंड लिविंग इन लैंड। तो क्लासिफाइड लिविंग बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, दोज लिविंग ऑन वाटर एंड दोज लिविंग ऑन लैंड। तो ये बहुत पहले के क्लासिफिकेशन है, ये जो उनको समझ आया उन्होंने उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कैसा है उसके बेसिस पे कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जब हमने सेल का टाइप पढ़ा था पीछे के चैप्टर्स में, जब हमने सेल टिश्यू वगैरह पढ़े हैं, तब हमने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस
ऑर्गेनाइज नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल रहते हैं वो बाहर सेल में ही फैला हुआ है ये, ठीक है, सब बाहर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनल नहीं है सेल के। ऐसे वाले जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है पूरे मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि गोल्गी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड है और हमारा न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड है, साइटोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनल जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है। हम लोग वो डायग्राम में देख चुके हैं सेल का जब पढ़ाई कर रहे थे, फिर भी ये डिफरेंस एक बार देख लेंगे कि यूकैरियोटिक जो है बिग और कॉम्प्लेक्स सेल्स रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक स्मॉलर सिंपल सेल्स रहते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन डीएनए वगैरह जो है वो बाहर ही है। सेल वॉल इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें फाउंड होते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। अब एक और टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो हम ऑर्गेनिजम्स को इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनमें कितने प्रकार के सेल हैं। तो जो पुराने ऑर्गेनिज्म है या फिर जो छोटे छोटे जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो यूनिसेल्युलर है, उनमें एक सिंगल सेल है जो सारा काम कर रहा है, उसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। वैसे ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने जो जिसमें एक सेल जो है वो एक प्रकार का काम करता है, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हो गए। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि एक प्रकार का सेल एक प्रकार का काम करता है। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक टाइप के सेल जो है वो मिलके हड्डी बनाए हैं, एक टाइप के सेल मिलके किडनी बनाए हैं, एक प्रकार के सेल मिलके ब्लड बनाए हैं और हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम और हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी काम कर रही है। तो हमारे पास बहुत बहुत प्रकार के सेल्स हैं जो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यू के बाद फॉर्म होने के बाद अलग अलग काम करते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल के अंदर पूरा बॉडी है, यानी पूरी बॉडी ही एक सेल है और वो ही उसी के अंदर ही सारा काम होता है। तो ये एक बेसिक चीज है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने देखा अब तक कि एरिस्टोटल ने उसे हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 3 टर्म्स आएंगे बीच में, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट्स। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफ, अब जब हम ट्रॉफ का मतलब देखते हैं तो ट्रॉफ ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ऑटो मीन्स खुद से, है ना, ऑटो मतलब खुद से, यानी कि खुद से जो न्यूट्रिशन अपना खाना बना रहे हैं वो हो गया ऑटोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक सनलाइट एंड केमिकल। तो ये सनलाइट और केमिकल्स को यूज करके अपना खाना जो खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ है, यानी खुद से खाना बनाने वाले। जैसे कि अब ये किचन में खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, ये अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाने की बात हो रही है। तो ये जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं अपना खुद का, यानी कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में सनलाइट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये जैसे कि एग्जांपल हो गया इनका प्लांट्स। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉफ, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डिवीजन है ना ये। तो हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी कि हम जैसे लोग जो सनलाइट लेके खाना नहीं बना सकते अपने शरीर के अंदर, हमें खाना बाहर से खाना पड़ता है। तो हम हो गए हेट्रोट्रॉफ, है ना, जो दूसरों से यानी दूसरे परजीवी, यानी कि परजीवी जो होते हैं, परजीवी अब पैरासाइट को बोला जाता है, पर दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, वो हो गए हम हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग ऑटोट्रॉफ, या तो वो प्लांट को खा के, यानी कि हम जो पेड़ पौधे फल सब्जी खा के न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफ जो है वो कार्निवोर और ओमनिवोरस भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों भी खा सकते हैं, दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं या सिर्फ दूसरे जानवरों को खा सकते हैं ऐसे। तो ओमनिवोर्स मतलब कि जो प्लांट और जानवर दोनों खाते हैं, कार्निवोर यानी कि जो जानवर खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर यानी जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो एनिमल्स इसमें आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में। इसके बाद तीसरा एक टाइप है बोलो, या फिर वो हेट्रोट्रॉफ का ही टाइप है बोलो, सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। सेप्रो वर्ड का मतलब जो होता है ना, वो दूसरे जो डेड एंड डिकेइंग चीजों पे का खाना बनते, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग चीजों को अपना खाना बनाते हैं।
तो ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस प्रोसेस ऑफ कीमो हेट्रोट्रॉफिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब ये एक एक वर्ड को तोड़ के देखेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हमें पता है कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरों से खाना ले रहे हैं, तो हम दूसरों से लेंगे। कीमो है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, यानी कि सेल के अंदर का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी डाइजेशन जो है, डाइजेशन हो रहा है पर सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर हो रहा है। और कीमो है यानी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो कीमो हेट्रोट्रॉफिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन, यानी कि जब जैसे कोई जीव जंतु मर गया या फिर सड़ गया, कोई पेड़ पौधा हो गया या कुछ खाना सड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर फंगस आता है। तो फंगस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग, यानी मरे और सड़े हुए खाने के ऊपर आता है, यानी पहले से ही वो खाना जो है वो सड़ चुका है, केमिकली डाइजेस्ट हो चुका है ना, वो खराब हो चुका है, उसके ऊपर फंगस डेवलप हो रहा है या फंगस आ रहा है, तो उसको बोलता है सेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि वो जिंदा चीजें नहीं खा रहा है, वो सड़ी हुई चीजें यानी गली हुई चीजें खा रहा है। डाइजेशन उसका पहले हो चुका है, डाइजेशन मतलब गलाना ना, तो गलने वाला काम जो है वो पहले हो चुका है, उसके ऊपर वो उसको न्यूट्रिशन बना के उग रहा है, तो उसे बोलते हैं सेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो सेप्रोफाइटिक हो गए, ये वही फंगस जो सेप्रोट्रॉप्स बताया मैंने कि फंगी दैट देयर एनर्जी फ्रॉम डिकेइंग, डेड और डिकेड से अपना खाना लेते हैं, वो सेप्रोफाइटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया पैरासिटिक। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों का खाना लेते हैं, मतलब दूसरों को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, लेकिन वो जो है उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो होता है पैरासिटिक। जैसे कि हमारे शरीर में बोलेंगे कि जैसे जुएं हो गए, लाइस हो गए, हमारे सिर में रहते हैं, वो हमारा खून पीते हैं, हमारे सिर पे ही रहते हैं, है ना, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो पैरासाइट है हमारे लिए। या टेप वर्म हो गया, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो कीड़े रहते हैं, टेप वर्म रहते हैं, वो हमारा खाना खाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो ये हो गया पैरासिटिक जो जीव जंतु हो गए, जो आपके शरीर में या फिर आपके ऊपर रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सिम्बायोटिक ऐसी चीज है जिसमें वो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जबकि फायदा पहुंचाएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये है, एक प्रकार का फंगी और एल्गे एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो फंगी जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एल्गे को, और एल्गे जो है वो हरा रहता है, वो फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, वो खुद का खाना बनाता है, तो वो फंगस को अपना खाना देता है। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं, इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। जो फंगी और एल्गे एक साथ रहते हैं उन्हें लाइकेन बोला जाता है, लाइकेन वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है हमारा लेग्यूम्स में जैसे कि बीन्स, है ना, बीन्स जो रहता है, बीन्स के रूट में राइजोपस या राइजोम नाम का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। ये जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी सॉइल से नाइट्रोजन लेता है और फिक्स करता है इसके पास, और यही नाइट्रोजन लेके बीन्स जो है वो खाना बनाता है या अपना प्रोसेस करता है आगे का। तो राइजोपस जो है इसको नाइट्रोजन दे रहा है और ये इसके बदले इसको खाना दे रहा है। तो ये हो गया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये हो गए कॉमन टर्मिनोलॉजी। अब क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, एक बेसिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल जो है हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का क्या लेना देना है, तो ये साइंटिस्ट ने देखा है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है दैट ऑल द लाइफ फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी धीरे धीरे सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर वो इवॉल्व होते गए, मल्टी सेल्यूलर बने, धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर बन के टिश्यू फॉर्म हुए, टिश्यू फॉर्म होने के बाद ऑर्गन सिस्टम हुआ, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनने चालू हुए, और ऐसे इवोल्यूशन आया। तो आप हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर गए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। तो जो पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म है बोलना चाहिए, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्यूलर रहते हैं, सिंगल सेल रहते हैं, और बाकी जो और मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, आगे डेवलप हो चुका है उनका सेल। तो क्लासिफिकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इवोल्यूशन के बेसिस पर भी है, ये इससे प्रूफ होता है, क्योंकि पहले के सेल जो हैं वो डेवलप हो के, जैसे कि हम बोला जाता है ना कि इंसान जो है मंकी से आया है,
तो मंकी से इवॉल्व हुआ है। मंकी भी किसी जीव जंतु से इवॉल्व हुआ है, वो भी किसी और जीव जंतु से इवॉल्व हुआ है। तो क्लासिफिकेशन उसी इवोल्यूशन के बेसिस पर भी है। साइंटिस्ट ये भी प्रूव किए कि सारे लाइफ फॉर्म जो हैं वो सिंपल लाइफ फॉर्म के फॉर्म में भी चालू हुए थे, यानी कि वही जो मैंने बताया कि यूनिसेल्यूलर हुए थे, बाद में वो मल्टी सेल्यूलर हुए, यानी पहले प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर थे, फिर यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर बने। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशन के बेसिस पे भी है, यानी कि हम जो क्लासिफाई करते हैं वो इवोल्यूशन के बेसिस पे भी करते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम प्रिमिटिव या पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो अभी के वो एडवांस्ड हैं। अभी जो है होमोसेपियंस जो हैं, हम जो है हम ह्यूमंस में वो सबसे एडवांस्ड है फिलहाल ह्यूमंस के लिए। तो होमोसेपियंस से पहले भी आए थे, नियंडरथल्स आए थे, और ये सारी चीजें हम इवॉल्व हुए हैं ना। तो पुराने ह्यूमंस भी हैं, लेकिन अभी नए ह्यूमंस जो है वो हम है, होमोसेपियंस जो है वो लेटेस्ट मॉडर्न ह्यूमन है। तो हम इवॉल्व हुए हैं, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के बेसिस पर है। अगर हम एक रफ क्लासिफिकेशन देखें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम पीछे पढ़ लिए क्या होता है। यूकैरियोट्स को डिवाइड किया सिंगल सेल और मल्टी सेल। प्रोकैरियोट्स में आपके आगे बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स में आते हैं अमीबा, स्पाइरोगेरा वगैरह। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, रैबिट हो गया, फंगस हो गया, या हम ह्यूमंस हो गए। ये सारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किसने किसने किया। ये जो है कार्ल्स लीनियस 1758 में डिवाइड किए थे क्लास ऑर्गेनिजम्स को बेसिक 2 हिस्सों में, एनिमल्स और प्लांट्स। तो उन्होंने बस डिवाइड कर दिया, बहुत पुराने समय की बात है, उन्होंने सीधे डिवाइड कर दिया कि एक एनिमल हो गया एक प्लांट हो गया, बीच का उन्होंने कुछ सोचा नहीं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े और ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर किए गए, तो पता चला कि इतना सिंपल नहीं है चीजें। तो इन्होंने जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस जैसा रहता है, मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, उसके हिसाब से उन्होंने 4 हिस्से में डिवाइड किया, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो ये हो गया अर्नेस्ट हैकल। 1866 में इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसमें पूरे जीव जंतुओं को उन्होंने 4 किंगडम में डिवाइड किया। अब ये जो है ये भी पुराना हो गया। इसके बाद 1969 में रॉबर्ट विटेकर आए, और मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो रॉबर्ट विटेकर के हिसाब से 5 किंगडम जो है उसके हिसाब से डिवीजन पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यही क्लासिफिकेशन में बस एक फंगाई और ऐड कर दिया। ठीक है, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा तो सब थे ही, साथ में उन्होंने फंगाई ऐड कर दिया। एक तरीके से और समझें तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, यानी प्लांट और एनिमल आते हैं। तो अब पुराना देखें तो सबसे पुराने में अभी क्लासिफिकेशंस में देखें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस में प्लांट और एनिमल्स में कार्ल्स लीनियस ने डिवाइड किया था। उसके बाद हैकल ने प्लांट्स, एनिमल्स और जो ये है प्रोटिस्टा और मोनेरा भी दिया था इन्होंने, मोनेरा। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने डिवाइड किया। विटेकर ने क्या किया, इसी 4 किंगडम में फंगाई ऐड कर दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अभी जो है अभी उन्होंने 5 किंगडम को नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स में डिवाइड कर दिया, जो लेटेस्ट चल रहा है 1990 में। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर भी हमें किंगडम और ये सारे क्लासेस ये सब पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। अब चालू होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया क्या क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।